हेलो स्टूडेंट्स, तिजारे क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9th का साइंस का चैप्टर है 9th नंबर का एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। तो उसके बारे में आज पूरी डिटेल में जानेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे दिए गए, आप पढ़ सकते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, मेट्रोलॉजी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये हमेशा ही हमें काम में आने वाली चीजें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कॉल यू रिकॉल से। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज द एटमॉस्फेयर अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ। अब देखिए, जो डेली रूटीन अपना रहता है उसके ऊपर एटमॉस्फेयर पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा धूप रही तो हमें एसी वगैरह या कूलर वगैरह लगाना पड़ता है। ऑफिस में या स्कूल में जाने आने के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है हमें। वही अगर थोड़ा सा पानी का या रेनी सीजन अगर रहता है तो आपको छाता भी लेके जाना पड़ता है साथ में, या कहीं ना कहीं लाइफ डिस्टर्बेंस होता है। मुंबई जैसे एरिया का अगर बात करेंगे तो वहाँ पे ट्रेन्स जाम हो जाती है, वो सड़कों पर पानी भर जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने देखे ही है, आए दिन हम टीवी पे देखते रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फोरकास्ट अबाउट विच weather related factors are given during the news bulletins on a दूरदर्शन एंड आकाशवाणी। तो जो ये फोरकास्ट होते हैं वो किस टाइप के फैक्टर्स आपको बताते हैं तो और किस बेसिस पे बताते हैं। तो देखिए, फोरकास्ट जो होता है वो स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर होता है, ताकि आने वाला जो समय होगा, कल का परसों का, इनके बारे में वो फोरकास्ट करते हैं। वहाँ पे 8 दिन के बाद का भी फोरकास्ट हो सकता है, जैसे कि कोई तूफान हो रहा हो, कोई बारिश, बहुत ज़्यादा हेवी बारिश हो रही हो या धूप पड़ने वाली हो, तो इन सभी चीज़ों का वहाँ पे फोरकास्ट किया जाता है। अब देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में वेदर एंड क्लाइमेट को। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ स्पेसिफिक टाइम एट अ पर्टिकुलर प्लेस आर रेफर्ड टू अस एज अ वेदर। तो देखिए क्या कहना है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वेदर, क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर, इन तीनों का एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि एटमॉस्फेयर मतलब क्या, कि तो वातावरण, ठीक है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। वेदर का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे तो वैसे डिटेल में पढ़ना ही हमें वेदर का। तो देखिए, वेदर होता है जैसे कि एक स्पेसिफिक लोकेशन और एक उस स्पेसिफिक टाइम में कैसा सिचुएशन है वहां पे, उसको हम कहेंगे वेदर। ओके, जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि अपना जो सीजन होता है, जैसे कि अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट देखिए, समर होता है, रेनी सीजन होता है और विंटर होता है। तो यहाँ पे इंडिया में 4-4 महीने का एक एक सीजन होता है, उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि रेनी सीजन हो गया, या समर हो गया, या विंटर हो गया, तो ये हो गया क्लाइमेट। लेकिन वेदर क्या है, अब देखिए यहाँ पे अभी जुलाई महीना चल रहा है, जस्ट अभी जून खत्म हो चुका है। तो अभी जो चल रहा है ये हो गया अपना रेनी सीजन। लेकिन रेनी सीजन के अंदर मुझे आप बताइए, क्या डेली बारिश होती है पूरे 24 घंटा 4 महीने तक अगले बिल्कुल बारिश ही होती रहेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पूरे इंडिया में कहीं तो भी कुछ, कहीं तो भी कभी ना कभी बारिश होते रहेगा, कहीं तो भी धूप पड़ेगी, ठीक है, कहीं तो भी छाव जैसा, ऐसा बादल जैसा एक्सपीरियंस लोग लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा अगर 4 महीने रेनी सीजन है तो चारों महीने बारिश ही गिरते रहेगी। इसका मतलब ये है कि सपोज अगर मैं महाराष्ट्र की बात करते हैं हम, तो ऐसा हो सकता है कि विदर्भ में बारिश गिर रही हो, ऐसे टाइम पे शायद मराठवाड़ा में बारिश ना हो या पश्चिम महाराष्ट्र में बारिश ना हो। ऐसा भी बहुत बार होता है कि मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश होती है लेकिन विदर्भ में बिल्कुल बारिश की एक बूंद नहीं होती है। तो ये क्या हो गया कि मुंबई का जो वेदर है वो अलग हो गया उस टाइम के लिए, और विदर्भ का जो एनवायरमेंट है, वेदर वो अलग हो गया उस स्पेसिफिक टाइम के लिए। तो देखिए, वेदर जो है वो आए दिन चेंज होते रहता है, लेकिन एकदम फ्रिक्वेंटली नहीं होता है। जैसे अभी एकदम से अलग था, थोड़ी देर बाद एकदम से अलग है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका आपको एक्सपीरियंस आप ले सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिपेंड अपॉन अ वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। अब देखिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर समझ के चलते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं है, तो उसके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस डिफर करेगी।
अगर ठंडी हवाएं चल रही है तो अलग एटमॉस्फेयर बनेगा, अगर आसमान में बादल छाए हुए तो एटमॉस्फेयर अलग बनेगा, अगर सनलाइट के रेडिएशन ज्यादा हो रहा है तो उससे भी एटमॉस्फेयर अलग बनेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे देखते हैं, वी फ्रिक्वेंटली एक्सप्रेस अवर नेशन ओपिनियन अबाउट द वेदर बाय मेकिंग अ स्टेटमेंट लाइक टुडे इज टू कोल्ड और इट इज वेरी हॉट टुडे। मतलब आए दिन देखिए हम लोग तो एक दूसरे के साथ कभी ना कभी ये कहते ही है कि आज ना यार बहुत ही मतलब ठंडा लग रहा है मुझे, हाँ बहुत ठंडी लग रही है ना। हमारे घर में भी ऐसी बातें होती है, या फिर धूप काले में भी आप ये कहते ही होंगे कभी ना कभी कि यार बहुत गर्मी हो रही है, अभी जरूरी है कि इस साल तो एसी ले ही लेते हैं, या इस साल तो नया कूलर खरीदना पड़ेगा मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो ये हमारे डेली के स्टेटमेंट होते ही है। ओके, तो ये तो था वेदर के बारे में कुछ दो चार लाइनें। तो चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। Weather depending upon the prevailing conditions of the air. The climate of a particular region is the average of a daily reading of a various weather related parameters recorded for the several years. अब देखिए मतलब क्या है इसका कि बहुत सारा स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालिसिस करते करते हम लोग उस पैरामीटर्स के ऊपर फोरकास्ट करते हैं आगे क्या होगा। हेंस क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोमिडेंट कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो देखिए क्लाइमेट जो होता है वो थोड़ा सा एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। जैसे कि हम अगर अभी हमने बात की कि रेनी सीजन, तो रेनी सीजन ऐसा नहीं होगा कि भाई 8 दिन के लिए आया और चला गया। अब ये रेनी सीजन काफी लॉन्ग टर्म चलता है, जैसे कि 3.5-4 महीने ये अभी चलता ही रहेगा। उसके बाद में फिर विंटर आएगा, तो ये भी विंटर भी अभी 3.5-4 महीने आगे चलता ही रहेगा। उसके बाद में फिर समर आएगा, तो समर भी धीरे धीरे चलता रहेगा। लेकिन जब एक सीजन से दूसरे सीजन में डाइवर्ट होता है तो वो भी अचानक सा नहीं होता है एकदम से, उसके लिए भी थोड़ा सा वो 15-20 डेज का टाइम लेता है। सीजन कभी भी चेंज होता है तो धीरे धीरे चेंज होता है, ऐसा नहीं होता है कि आज भाई सर 45 डिग्री सेल्सियस है, बहुत अभी समर है और कल से एकदम से 15 डिग्री सेल्सियस ही हो गया। तो ऐसा नहीं होता है, जब भी टेम्परेचर कम होता है या बढ़ता है तो धीरे धीरे ही होता है। अब थोड़ा सा देखते हैं इस डायग्राम के बारे में। तो शुरू करते हैं, देखिए वेदर रिलेटेड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वेदर रिलेटेड या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ऐसे ये कुछ डायग्राम का एक ये दिया है टाइटल। अब देखिए इसमें काफी सारे फैक्टर्स है। इस डायग्राम का मीनिंग क्या है, देखिए कि वेदर से रिलेटेड या क्लाइमेट से रिलेटेड जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से वेदर चेंज होता है या क्लाइमेट चेंज होते हैं, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, तो वो फैक्टर्स यहाँ पे अभी दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके इसको पढ़ते भी है और समझते भी है। तो चलिए पहला देते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो देखिए सनलाइट की वजह से हमारे अर्थ पे टेम्परेचर मेंटेन होता है। अब टेम्परेचर देखिए अगर सन के सामने जैसे एनवायरनमेंट में, जो पृथ्वी के एनवायरनमेंट में जो अपना एटमॉस्फेयर है उसमें कभी बादल छा जाते हैं, तो उस कभी कभी स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। या समुद्र का अगर किनारा है, कहीं पे बीचेस है, तो वहां का भी टेम्परेचर डिफर रहता है। अगर रेगिस्तान में चले जाएंगे आप लोग, डेजर्ट एरिया में जाएंगे, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है काफी अच्छा खासा टेम्परेचर रहेगा वहां पे। और वही रेगिस्तान में शाम के टाइम पे बहुत ज्यादा कम मतलब टेम्परेचर होता है, ठंड लगती है इवन। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि टेम्परेचर से बहुत ज्यादा वेदर पे फर्क पड़ता है, और वही टेम्परेचर की वजह से क्लाइमेटिक फैक्टर्स को भी इम्पैक्ट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि समर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और विंटर में बहुत ही कम टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है हवा का दबाव। अब हवा में सभी गैसेस वगैरह सभी इंक्लूड आ गए। अब हवा का दबाव की वजह से क्या होता है कि हवा इधर से उधर भागती है। ठीक है, अगर किसी एरिया की जगह जैसे कि किसी एरिया की अगर हवा गर्म हो गई है हवा सूरज की रेडिएशन से, तो वो हवा इधर उधर भागने लगेगी। अब उसकी वजह से वहां पे क्या हो गया, लो प्रेशर जनरेट हो गया, फिर उस तरफ ठंडी हवा भागने लगेगी। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे कि सनलाइट के बारे में,
तो सनलाइट का तो ऑब्वियसली रात में थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, दिन में बढ़ता है, तो इससे भी वेदर की कंडीशंस थोड़ा सा डिफर हो जाती है। अगर सनलाइट्स के कभी कभी हेवी रेडिएशंस आ जाते हैं तो उसकी वजह से भी हीट काफ़ी बढ़ जाती है अर्थ पे, या कम भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसको इन्फ्लुएंस करती है। आगे है क्लाउड्स। अभी देखिए, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे बादल कभी ना कभी छाए हुए रहते हैं, कभी कभी तो पूरा आसमान ऐसा काला काला सा दिखने लगता है, स्पेशली इन द रेनी सीजन्स। तो आप ये भी देख सकते हैं कि क्लाउड्स जो होते हैं, क्लाउड्स की वजह से भी काफी वेदर पे इम्पैक्ट हो जाता है। ह्यूमिडिटी, अब देखिए ह्यूमिडिटी के बारे में तो बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि सर ये ह्यूमिडिटी होता क्या है, कभी तो मुझे महसूस किया नहीं या कभी तो उसको देखा ही नहीं। तो ह्यूमिडिटी के बारे में मैं थोड़ा सा 2 स्टेटमेंट ज़्यादा बोलूँगा यहाँ पे। अगर जिसको अच्छे से सुनना है तो जो बिल्कुल फॉरवर्ड मत कीजिएगा। देखिए, ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं। अब ह्यूमिडिटी तो पहले तो ये जान लीजिए कि ह्यूमिडिटी हर एक इंसान ने यहाँ पे एक्सपीरियंस कर ली है, लेकिन कब कर ली और उसी चीज को ह्यूमिडिटी कहते क्या, हमें यही नहीं पता था बहुत सारे बच्चों को। तो चलिए देखते हैं। आपने मुंबई जैसे शहर में अगर आप कभी गए होंगे तो समुद्र किनारा होता है, अगर आप वहां पे कभी बीच पे घूमने जाएंगे, स्पेशली इन द समर के सीजन में, तो आपको ये मतलब लगेगा कि यार बढ़िया सा ठंडी ठंडी हवाएं खाने को मिलेगी। लेकिन अगर धूप में दोपहर के टाइम में जाओगे ना, तो यकीन कीजिए आपका जो बॉडी है वो पसीने से मतलब पसीना पसीना हो जाएगा पूरा आपके बॉडी पे, और आपके जो आपने जो भी कपड़े पहने होंगे वो भी पूरे भीग जाएंगे पसीने से। तो आपको ये लगेगा यार मैं तो बढ़िया समंदर के किनारे बैठा हूँ या खड़ा हूँ और बिल्कुल बढ़िया ठंडी ठंडी हवा मिलनी चाहिए थी मुझे, शायद वो मिल भी रही होगी, लेकिन फिर भी मेरी जो बॉडी है वो पसीने से पूरी भीग रही है। तो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, सन का जो सनलाइट आता है, रेडिएशंस आते हैं, उससे जो हीट बनती है पानी की, वो भाप बन के आपके बॉडी के आजू बाजू में रहती है, और उसी की वजह से आपको पसीना आने लगता है, और उसी चीज को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब चलो, ये तो बात हो गई उन बच्चों के लिए जो कभी ना कभी लाइफ में बीच पे जाके आएंगे किसी ना किसी, ठीक है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने शायद कभी आज तक उनको बीच देखने को नहीं मिला होगा। तो क्या उन्होंने कभी ह्यूमिडिटी को एक्सपीरियंस नहीं किया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे सभी ने एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए जानते हैं कैसे आपने कहीं ना कहीं पे एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहले ये जानिए कि जहां पर भी पानी का सोर्स है वहां पे आपको ह्यूमिडिटी का एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। जैसे कि कोई तालाब हो गया या कोई नदी हो गई, ठीक है। अब देखिए, तालाब में भी पानी जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, इवेपोरेट होता रहता है सनलाइट की वजह से। तो अगर आप किसी धूप के टाइम पे अगर किसी तालाब के भी बाजू में खड़े हो जाएंगे तो आपको जो गर्मी होगी वो भी ह्युमिडिटी की वजह से ही होगी। मराठीमध्ये त्याला दमटपणा असं म्हणतात बेटा, ठीक आहे। जे लोक मराठीमधून हा व्हिडिओ बघता असतील तर त्यांच्यासाठी सांगतोय की मराठीमध्ये आपण दमट हा शब्द त्याच्यासाठी लावत असतो। ह्युमिडिटी म्हणजे दमटपणा। तर ये जो ह्यूमिडिटी होती है, तो अब ये हो गया तालाब के पास में। अब हो सकता है ऐसे भी बच्चे होंगे कि सर अब कौन जाएगा तालाब के पास में, चलो ठीक है, कुछ घर में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो चलो आपको मैं बढ़िया एक ऐसा एक्सपीरियंस बताता हूँ जो आप घर में ले सकते हो और आप अच्छे से समझ सकते हो कि इसी को भाई ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो चलिए देखिए, आपने कभी ना कभी बर्तन गैस पे रख दीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, एक बर्तन में पानी डाल दीजिए और वो गैस पे रख दीजिए, उसको उबाल लीजिए बढ़िया, और उसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए, ठीक है। अब जब पानी उबल जाएगा तो गैस को बंद कर दीजिए और तुरंत आप ढक्कन को हटा दीजिए। तो क्या होगा, भाप आएगी। वो भाप आपको क्या करना है, आपके आंख पे ऊपर ले लेनी है, जैसे हाथ रख देना है उसके ऊपर, या अगर थोड़ा सा मुंह भी रख देंगे, थोड़ा सा चेहरे पर भी वो भाप जाने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा होता है अपनी सेहत के लिए। तो थोड़ा सा ना वो जो आपके शरीर से जब वो भाप टकराएगी तो आपको उस वक्त जो एक्सपीरियंस होता है आपके स्किन को, तो उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। थोड़ी सी आपको गर्मी होगी, थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई मुझे पसीना सा आ रहा है, ठीक है। तो वो जो एक आप एक्सपीरियंस लेते हो उसे को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो देखिए, हर बच्चा कभी ना कभी उसने ह्यूमिडिटी का एक्सपीरियंस लिया ही है, यही मैंने सबसे पहले भी आपसे कह दिया था। नेक्स्ट है रेनफॉल। तो देखिए, रेनफॉल का भी वेदर और क्लाइमेट पे बहुत सारा असर होते हैं। अब रेनफॉल का कैसा असर हो सकता है, तो चलिए देखिए, वेदर जब रेनफॉल गिरता है, मतलब जब रेन होती है, बारिश जब गिरती है, तब उस वक्त
बहुत सारा ठंडी ठंडी लगता है लोगों को, ठीक है। कुछ कुछ लोग तो मतलब ब्लैंकेट लेके सो ही जाते हैं घर के अंदर, और कुछ लोग जो थोड़े से मतलब मौज मस्ती वाले होते हैं वो बढ़िया घूमने भी निकल जाते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, बढ़िया एनवायरनमेंट ठंडा ठंडा हो जाता है और कहीं ना कहीं टेम्परेचर उसका कम हो जाता है, तो उसका भी क्लाइमेट पे और वेदर पे बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। विजिबिलिटी, अब देखिए ये विजिबिलिटी का बहुत बड़ा चक्कर होता है। ओके, अब ये कहाँ पे है, तो देखिए हमने देखा होगा की मराठीमध्ये आपण त्याला धुकं म्हणतो। ओके, मराठीमध्ये धुकं आपण बरेचदा बघितलं असेल, जैसे कि अगर लोनावला का अगर जो घाट है, ओके, अगर विदर्भ की बात करेंगे तो चिखलदरा वगैरह है विदर्भ में। तो ऐसी जगह पे आप अगर बारिश के टाइमिंग में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम होगा। क्यों होगा विजिबिलिटी का प्रॉब्लम? क्योंकि उस टाइम पे पूरा कोहरा छाया हुआ रहता है, ठीक है, हिंदी में उसे कोहरा कहते हैं। तो कोहरा छाया हुआ रहता है तो ऑब्वियसली आपको दिक्कत होगी दिखने में, तब विजिबिलिटी से भी वेदर के और क्लाइमेट्स पे प्रॉब्लम्स होते हैं। अब विजिबिलिटी को अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ भी बता सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में जो गाड़ियाँ आ रही है BS6 की स्पेशली, या BS4 की भी जो गाड़ियाँ आई थी, उसमें भी देखिए आपको टू व्हीलर्स में हेड लाइट के लिए जो आपका हेडलैम्प होता है सामने हैंडल पर लगा हुआ, उसको स्विच नहीं दिया हुआ है। क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि विजिबिलिटी बनी रहे दिन में भी और रात में भी, ताकि लोगों को आने जाने के वाला जो वाहन होता है, जो भी गाड़ी होती है, वो दूर से ही दिख जाए और हमारा किसी से टकराव ना हो, एक्सीडेंट्स के चांसेस उससे कम हो जाते हैं। तो विजिबिलिटी मेंटेन करने के लिए ही बोला गया है। अब देखिए विजिबिलिटी का वेदर के साथ में क्या कनेक्टिविटी है, तो देखिए वेदर जैसे भी चेंज होता है तो विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि अगर बारिश गिर रही है तो आपको मतलब विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको अगर आप बारिश चालू है और आप अगर गाड़ी चला रहे हो तो आपको सामने की गाड़ी इतनी आसानी से नहीं दिखती। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग इंडिकेटर्स वगैरह चालू रखते हैं ऐसे में। नेक्स्ट होता है टेम्परेचर। सॉरी, अपना ये टेम्परेचर तो पहले ही हो चुका है, तो चलिए ये अपने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए हमने। अब आगे देखते हैं चेंजेस इन द वेदर। अब वेदर में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं देखते हैं। क्लाइमेट डज नॉट चेंज कंटिन्यूसली। अब देखिए क्लाइमेट जो है वो मैंने पहले ही बताया कि कंटिन्यूसली क्लाइमेट चेंज नहीं होता है कि भाई चलो आज समर है, कल से ना रात को 12 बजे से रेनफॉल चालू हो जाएगा और एग्जैक्टली 24 घंटे बाद ना विंटर भी चालू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। क्लाइमेट जो होता है ऐसा कंटिन्यूसली चेंज नहीं होते रहता है। क्लाइमेट इज दैट विच रिमेन्स द कांस्टेंट इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्लाइमेट जो है कभी भी किसी भी रीजन में लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। दिस वी सी दैट weather is related to a specific location and a specific time, whereas the climate is related to the longer duration and a longer area। तो देखिए वेदर क्या कहता है, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, और क्लाइमेट जो है ये बहुत बड़ी एरिया के लिए बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है। बहुत लॉन्ग टाइम मतलब 4 से 6 महीने के लिए हो सकता है। ये डिपेंड करता है एरिया पे। आगे देखते हैं चेंजेस इन द वेदर में ऑकर फॉर द शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, वेयरएज द चेंजेस इन द क्लाइमेट टेक प्लेस स्लोली ओवर द मच लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब क्या है, अगर वेदर में जब चेंजेस होते हैं तो वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो सकते हैं। जैसे कि सुबह बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत धूप पड़ रही थी, लेकिन जो कि बारिश का सीजन है तो शाम को बादल छा गए अचानक से और बारिश आना भी शुरू हो गई। तो हम क्या कह सकते थे कि मॉर्निंग में जो है वो काफ़ी गर्म वेदर था और इवनिंग में काफ़ी ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है, वेदर चेंज हो चुका है। ओके, तो देखिए मॉर्निंग से इवनिंग तक वेदर चेंज भी हो गया है। लेकिन अगर क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट तो देखिए अभी जून महीने में अप्रोक्सीमेटली हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि अभी बारिश का सीजन चालू हो चुका है, तो ये ऑन एन एवरेजली 4 महीने तो चलता ही है। ओके, फिर चाहे उसके अंदर सुबह धूप भी पड़ी हो, लेकिन रहता कौन सा सीजन है, रेनी सीजन ही होता है, बारिश का ही सीजन होता है, जबकि अभी धूप पड़ रही है। तो ये बात आप समझ लीजिए। आगे देखते हैं क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डे टू डे लाइफ। इट इन्फ्लुएंसेस अवर बेसिक नीड्स लाइक अ फूड। अब देखिए हम जो
डे टू डे लाइफ अपनी जीते हैं वो क्लाइमेट की वजह से बहुत ज़्यादा बदलती रहती है। जैसे कि अभी देखिए हम लोग क्या क्या हमारी आदतें बदलती है, तो हमारा जैसे कि फूड बदलता है, क्लोथिंग भी बदलती है, शेल्टर एज वेल एज अवर ऑक्यूपेशन। देखिए ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। फिर से पढ़ता हूँ मैं, क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। इट इन्फ्लुएंसेस आवर बेसिक नीड लाइक अ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एज वेल एज आवर ऑक्यूपेशंस। अब देखिए एक एक को थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे। फूड, अब फूड कैसे बदल गया है, देखिए आपने देखा होगा कि समर में जो है हम थोड़ा सा लाइट खाते हैं ना, खाने की जो चीज़ें होती है वो लाइटली खाते हैं। और वही आप थोड़ा सा विंटर में देखिए, विंटर में मम्मी बोलती है हाँ बेटा बादाम खा ले, अभी ना विंटर सीजन चालू है, ठीक है ना, ठंड का सीजन है, वो जितना हो सके अच्छी अच्छी चीज़ें अभी खा लो, ठीक है ना, बादाम खा लो, किशमिश खा लो, काजू खा लो, है ना। और कुछ कुछ घर में तो वो बढ़िया से लड्डू भी मिलते हैं डिंका वगैरह डाल के, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग को मम्मी कभी भी ऑब्जर्व कीजिए सिर्फ विंटर सीजन में ही देती है, ओके। तो हमारा कहीं ना कहीं फूड पे असर होता है। क्लोथिंग भी देखिए आप, कपड़े हम बदलते हैं सीजन के हिसाब से। जैसे कि अगर समर है तो हम लोग प्रिफर करते हैं कॉटन के कपड़े ताकि हमें गर्म ना हो ज़्यादा, और वही अगर विंटर का सीजन है तो हम लोग जो है वो लोकर के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है शेल्टर। अब शेल्टर भी हम लोग बदलते रहते हैं, कैसे, अब देखिए हमें तो वैसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन वो अगर सीमेंट का भी घर है आपका तो बहुत से लोग रेनी सीजन आने से पहले थोड़ा सा मरम्मत करवा लेते हैं घर का, ताकि वो घर में पानी ना गले ऊपर से। और अगर जिनके घर कच्चे होते हैं, जैसे कि अगर मतलब मिट्टी के घर है, तो वो लोग घर के ऊपर जैसे ताड़पत्री वगैरह डालते हैं प्लास्टिक का, ताकि घर के अंदर पानी ना गले। तो देखिए शेल्टर पे भी अपना थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। और साथ में ही ऑक्यूपेशन में भी आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। अभी देखिए ऑक्यूपेशन में कैसे चेंजेस करने पड़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं। ऑक्यूपेशन देखिए, अब जो लोग गवर्नमेंट जॉब पे है तो उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए जब भी अगर गवर्नमेंट जॉब में भी है, लेकिन अगर किसी को जाना है वहाँ तक अपने ऑफिस तक, अगर बहुत ज़्यादा बारिश चालू है तो ऑब्वियसली आपकी ना कहीं लाइफ जो है डिस्टर्ब होती है। आपको शायद रास्ते में पूरा पानी भर गया हो तो फिर भी आपको जाना पड़ता हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। अब चलो यहाँ पे ऑक्यूपेशन की बात है, तो ऑक्यूपेशन कैसे डिफरेंट होता है ये हमें जानना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई है तो उसका तो जॉब बदलने वाला नहीं है, वो तो वही रहेगा। लेकिन जो लोगों का पेट बिजनेस के ऊपर रहता है उनका ऑक्यूपेशन बदलते रहता है। कैसे, थोड़ा सा जानते हैं। अगर मान के चलिए कि किसी स्पेसिफिक एरिया में उसी टाइप का बिजनेस चलता है, एक सपोज अब कोई तालाब है, ठीक है, उस तालाब में समर के टाइम पे वो तालाब पूरा का पूरा सूख जाता है, लेकिन बारिश के टाइम पे वो तालाब में पानी रहता है। तो ऐसे में मच्छी या पकड़ने का जो बिजनेस होता है वो काफ़ी रनिंग में होता है। अब थोड़ा सा वॉइस वर्सा अगर देखेंगे कि मुंबई साइड अगर जाते हैं हम, और मुंबई साइड में अगर देखेंगे कि बारिश के सीजन में उन्हें काफ़ी चेतावनियां मिलती रहती है कि तूफान आ सकता है, आप आज जाइए, आप कल मत जाइएगा, ठीक है। ये काफ़ी चेतावनियां मच्छीमारों को मिलती रहती है, ठीक है। और वही अगर नॉर्मल सीजन है तो ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं आती है उनका काम करने में। इसका मतलब क्या है कि ऑक्यूपेशन भी चेंज होते रहते हैं। अब देखिए अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर उनको बोल दिया जाए कि भाई आप 1 महीना तक कुछ करना मत, ठीक है, समुंदर में जाना मत, तूफान आ सकता है, तो ऐसे में किसी को भी अपना जॉब बदलना पड़ सकता है। अब ये तो हो गया क्लाइमेट की वजह से अपना रोल बदलते रहता है। अब अगर छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं उनके भी बारे में भी आपने देखा होगा कि उनके दुकानों का जो स्टॉक होता है वो बदलते रहता है। जैसे कि अगर कोई दुकानदार है जो रेनी सीजन में छाता रखता होगा, तो वही वो धूप काले में कुछ और रखेगा, जैसे कॉटन के कपड़े रखना चालू करेगा, या अगर स्कूल का सीजन चालू होता है, बारिश का सीजन चालू होता है तो रेनकोट भी रखेगा, ओके। तो इस तरीके से उसका जो बिजनेस का जो पैटर्न है वो भी चेंज होते रहता है। अगर समर आ जाए तो वो स्कार्फ वार्फ रखेगा ताकि हम लोग बांध सके अपने चेहरे से और धूप से अपना चेहरा बचा सके। तो इस तरीके से ऑक्यूपेशन में भी असर उसका पड़ते रहता है। आगे बढ़ते हैं।
Various climatic factors like a direction and a speed of the wind, temperature, atmosphere pressure, etc. are considered during the construction of a runways, seaports, huge bridge and skyscrapers, etc. तो देखिए, जब हम कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, अब जैसे कि कौन सा कंस्ट्रक्शन, तो रनवेज हो गए। रनवेज कहाँ पे होते हैं? एयरपोर्ट पे, ठीक है, एयरपोर्ट पे रनवे होते हैं जहाँ से प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है। तो ऐसे रनवेज का भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है एटमॉस्फेयर की वजह से, वेदर की वजह से वो ख़राब होना शुरू होते हैं। अगर बारिश ज़्यादा पड़ती है रनवेज पे तो उसकी वजह से भी रनवे बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। सी पोर्ट्स में भी वो प्रॉब्लम होता है। ह्यूज ब्रिज जब बनाते हैं, मतलब बड़े बड़े जो ब्रिज बनाते हैं, तो उसका भी काफ़ी उस टाइम ख्याल रखना पड़ता है कि किस टाइप का यहाँ पे एनवायरनमेंट हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हवाएं चलती है तो कोई टावर गिर सकता है या ब्रिज भी सरक सकता है, गिर सकता है। तो इन सभी चीज़ों का के बारे में हमें सोचना पड़ता है जब भी कुछ बनाते हैं। स्काई स्कॉपर्स का मतलब क्या होता है? जो जब जैसे बड़ी बड़ी जो सिटीज़ होती है, स्पेशली मेट्रो सिटी की अगर बात करें, तो वहाँ पे रास्ते पर चलने के लिए जगह ही नहीं होती है। तो जगह बढ़ाने के लिए बिल्कुल रोड के ऊपर से ही उसको पैरेलल एक रोड निकालते हैं जो बिल्कुल रोड के ऊपर से ही जाता है और उसके ऊपर से भी लोग चलते हैं। स्काई स्कैपर बोलते हैं उसको। अब ये शायद मेट्रो सिटी के बच्चों को तो पता होगा, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं जो गांव में वगैरह रहते हैं शायद उन्हें ना पता हो, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं। यूज योर ब्रेन पावर, विच फैक्टर्स आर अफेक्टेड फेवरबली और अनफेवरबली बाय अ क्लाइमेट मस्ट वी टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट। मतलब क्या कहना है कि अब जो फैक्टर्स है जो अपने कुछ फेवर्स में भी है और कुछ अनफेवर में भी है। मतलब अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो हर एक क्लाइमेट की अपनी अपनी खासियत है। अब कुछ क्लाइमेट अपने को अच्छा भी लगते हैं और उसी क्लाइमेट्स में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, हमारे लिए वो थोड़ी सी धोखादायक हो सकती है। तो जो अच्छी है उन्हें हम फेवरेबल कहेंगे, जो अच्छी नहीं है वो हमारे लिए अनफेवर होगी। तो ऐसे में आप उसको, जो हमारे लिए जो अनफेवर चीज़ें हैं उसे हम किस तरीके से उसका जो इम्पैक्ट है वो कम कर पाएंगे, ये कहना है उनका। अब देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि आपके बाजू में घर के बाजू में या गांव के बाजू में कोई नदी बह रही हो। अब नदी में बारिश के टाइम पे काफ़ी सारा पानी बहेगा। अब ये भी हो सकता है कि बहुत बार नदी ओवरफ्लो होके नदियों में से पानी गांव में घुस जाता है। अब ऐसे में ये क्या होगी? देखो, आपके गांव के बाजू में एक नदी है, ये आपके लिए फेवरेबल बात हो गई। लेकिन रेनी सीजन में अगर वो बह के पूरा ओवरफ्लो हो जाती है और गांव में पानी घुसता है तो ये आपके लिए अनफेवरेबल हो गया। तो आप इसका इम्पैक्ट कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, बस यही पूछा गया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी ऑप्शन है उसके लिए। आपने हमेशा तैयार रहना है, आपको ऐसे ट्रेनिंग्स भी लेना है कि आप को, जैसे अगर कोई नदी में फंस जाता है तो आप उसके बाहर ले सके, निकाल सके। आपके पास ऐसे भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो छोटी छोटी बोट्स भी आपको होनी चाहिए। लाइफ सेवर जो होते हैं जैकेट्स, वो भी आपके पास होने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग उस चीज, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जो इम्पैक्ट है हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आप आंसर लिख सकते हो। जैसे मैंने तो कोई नदी का एग्जांपल दिया, आप कोई भी एग्जांपल देके इस तरीके की बातें उसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। थिंक एंड डिस्कस, ह्यूमन प्रोग्रेस इज रिलेटेड टू अ कंडक्टिव क्लाइमेट एंड जियोग्राफी। अब देखिए, ह्यूमन का जो प्रोग्रेस है, हम इंसानों का जो हम लोग प्रगति करते हैं, तो ये प्रोग्रेस डिपेंड करता है कि हमारे आजू बाजू का क्लाइमेट कैसा है और जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी है। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि कोई किसी गांव के आजू बाजू की जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है वो बहुत ही अच्छी है, तो वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत फटाफट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। लेकिन
जियोग्राफिकल कंडीशंस ही सपोज प्रॉपर नहीं है। जैसे कि अगर मान के चलते हैं कि कश्मीर की बात ले लेते हैं, अब कश्मीर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। आपने कभी देखा नहीं होगा कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज लग गई है ना। अब अपने इंडिया में भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट है, टाटा के है, रिलायंस के है, अंबानी अदानी के है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है वो क्यों नहीं जाते कश्मीर में? अब ये तो एक पॉलिटिकल रीजन भी था उसके पीछे आज तक के, लेकिन फिर भी नहीं जा पाएंगे, वो भी इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे जियोग्राफिकल कंडीशंस भी बहुत अलग है। अब अगर बड़े बड़े ट्रक चलाने हैं वहाँ पे तो यार इतने छोटे छोटे रास्ते हैं वहाँ पे, पहाड़ियों में से जाना पड़ता है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि उतने सारा स्टॉक वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे बनाओ रॉ मटेरियल लेके, और वहाँ से फिर से पूरा देश में फैलाओ उसको, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, एक ट्रक जहाँ अगर 500 किलोमीटर का जर्नी अगर करना है, अगर वो जर्नी महाराष्ट्र में करना है, सपोज नागपुर से निकला ट्रक और मुंबई पहुँचना है तो शायद 12 घंटे लग जाएंगे आपको। लेकिन वही अगर 500-600 किलोमीटर वहाँ कश्मीर में चलाना है तो वही चीज़ को शायद 25 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चलाना पड़ेगा, तो टाइम के प्रॉब्लम्स आएंगे। और इसी वजह से कोई फैक्ट्रीज वहाँ पे जाना नहीं चाहती, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि वहाँ पे लोगों का प्रोग्रेस नहीं होता है। और भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे अगर किसी एरिया में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे भी प्रोग्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमारे लिए एनवायरनमेंट कैसा चाहिए? तो जैसे एक सुटेबल एनवायरनमेंट जिसमें हर चीज़ थोड़ी थोड़ी मिक्स हो, तो वही सबसे ज़्यादा बेटर होगा। अब महाराष्ट्र में मोस्टली वैसे सिचुएशंस है कि हमें हर चीज़ का आनंद यहाँ पे लेने को मिलता है। जैसे रेनी सीजन में बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है, समर में धूप भी पड़ जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं पड़ती कि हम बिल्कुल मतलब 50 डिग्री से अभी तक तो ऊपर नहीं गया है। और विंटर का भी हम अच्छा आनंद ले सकते हैं, जैसे लोनावाला हो गया, विदर्भ की बात करेंगे तो चिखलदरा भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिल जाती है। सिर्फ इतना है कि कश्मीर के जैसा बर्फ नहीं है अपने महाराष्ट्र में, और कोई कमी नहीं है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन बीइंग हैव अ डिजाइन अ टाइम शेड्यूल फॉर देयर लाइव्स बेस्ड अपॉन द करंट सेंचुरीज ऑफ अ क्लाइमेटिक एक्सपीरियंसेस। अब देखिए क्या है, हर इंसान क्या करता है, अपना एक टाइम शेड्यूल बनाता है। क्यों? ताकि वो उस क्लाइमेट के हिसाब से चल सके। और ये इसने पिछले काफ़ी डिकेड से या पिछले काफ़ी हजारों सालों से इंसानों ने क्या किया है कि धीरे धीरे उसका नोटिफिकेशन लेते रहे कि भाई कैसा कैसा क्लाइमेट बदलता है, वो नोट डाउन किया और उस हिसाब से अपना पैटर्न उन्होंने रन कर दिया। जैसे कि आप जानते हैं कि स्पेशली जब बारिश का सीजन शुरू होता है तब भी लोग फटाफट अपना खेती करना का जो प्रोसेस है उसको बढ़ावा देना चालू हो जाता है, और उसकी जो तैयारियां करनी पड़ती है उनको वो समर सीजन में ही स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से लोगों ने अपना शेड्यूल बना लिया है। थर्ड नंबर देखते हैं, साइंटिस्ट फाइंड इट नेसेसरी टू स्टडी क्लाइमेट इन द व्यू ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये साइंटिस्ट का ये कहना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि एग्रीकल्चर का अगर आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको सीजन का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्लाइमेट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलते हैं, अभी विदर्भ की अगर बात करते हैं तो विदर्भ में देखिए सोयाबीन और तूर बहुत ज़्यादा हम लोग लगाते हैं। तो विदर्भ सोयाबीन कब लगता है, तो बिल्कुल रेनी सीजन में जून महीने में उसको हमें बोना ही पड़ता है, और बिल्कुल 3 महीने में उसका प्रोडक्शन निकल भी जाता है। और बिल्कुल जैसे ही विंटर शुरू हो जाता है तो लोग कुछ चना वना लगा लेते हैं उसके अंदर। तो ये क्या हो गया, कौन सा प्रोडक्ट कौन से टाइम पे कौन से सीजन में अच्छा प्रोडक्शन देगा ये हमें पता होना चाहिए, और इसके लिए हमें साइंटिस्ट काफ़ी सारा सजेशंस देते रहते हैं टाइम टू टाइम। बाजू का एक बॉक्स है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। अ स्पेशल डे, अब देखिए कौन सा स्पेशल डे है। 23 मार्च इज द ऑब्जर्व एज अ वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे। अब 23 मार्च को इसको मनाते हैं। कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मेटेरोलॉजी एंड प्रिपेयर चार्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। तो इस मेटेरोलॉजी के बारे में हम लोग आगे के पेज पे हमें ये सिलेबस में दिया हुआ है, तो उस वक्त हम इसको काफ़ी अच्छे से इलेबोरेट मैं आपको कर दूंगा। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अ वेदर इन द लिविंग वर्ल्ड। अब देखिए लिविंग वर्ल्ड में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वेदर का
का। तो पहला पॉइंट देखते हैं, डेली वेदर एज ऑल्सो लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक कंडीशंस इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफस्टाइल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Land, water bodies, plants and animals collectively from the natural environment on the earth. This environment is responsible for the development of organization. तो देखिए, आपका जो वेदर होता है या क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो आपके लाइफ पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे भी हो, लेकिन वो आपके ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट डालती ही रहती है. लैंड, वाटर बॉडीज और plant and animal collectively from the natural environment on the earth. This environment is responsible for the development of organisms. मतलब जमीन पे और पानी के अंदर, वाटर बॉडीज का मतलब पानी के अंदर जो जीव जंतु है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और प्लांट जो होते हैं अपने पेड़ पौधे, और एनिमल्स, ये सभी का जो जीवन है वो हमारे अर्थ पे ही होता है, और अर्थ एनवायरनमेंट ही उसके लिए जिम्मेदार होती है हर उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनिज्म के बढ़ावे के लिए. ओके, जैसे कि देखिए रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो फटाफट बढ़ने लगते हैं. चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको बढ़िया हरियाली हरियाली दिखेंगी सब तरफ. ऐसा क्यों होता है? कोई पौधे लगाने के लिए तो जाता नहीं है वहाँ पे. अब खेती की बात है तो बात अलग है भैया, लेकिन अगर आप खुले मैदान में भी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको घास फूस मिलेगी. तो वो अचानक से कैसे आ गई? अब अचानक से नहीं थी. देखिए वहाँ पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही है, लेकिन जैसे ही उनके ऊपर पानी गिरता है बरसात का, और उनको जो बढ़िया वो ह्यूमिडिटी मिल जाती है, उस ह्यूमिडिटी के हिसाब से वो ग्रो करना चालू कर देते हैं, और उसकी वजह से आपको हरियाली हरियाली दिख जाती है. तो ये हो गया एक पैरामीटर, मतलब एक चीज के बारे में. ऐसा ही सभी चीज के बारे में है और सभी तरीके से लिए. जैसे कि अब धूप काला भी, अगर धूप काले की बात करते हैं तो आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा. अगर सुबह का खाना आपके घर का बच जाता है और वो अगर 2 घंटे में अगर आप नहीं खा लेंगे तो हो सकता है कि 5-6 घंटे के बाद में आपको ऐसा दिखे कि उसमें से स्मेल आ रहा है. ओके, अब स्मेल क्या है ये? तो उसके अंदर के ऑर्गेनिजम्स ही थे जो गर्मी की वजह से क्या हो गए, डेवलप हो गए. अब वो जो खाना था वो आपके लिए खाने लायक नहीं रहा है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो चुके हैं. तो इतना ज्यादा आपके ऊपर वो इन्फ्लुएंस करता है. सेकेंड नंबर का पॉइंट देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन हेल्प्स टू डिटरमाइन द डाइट, क्लोथिंग, हाउसिंग, ऑक्यूपेशंस एंड लाइफस्टाइल्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन. फॉर एग्जाम्पल, द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइफस्टाइल ऑफ अ कश्मीरी एंड राजस्थानी पीपल. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो रीजन होता है उसके अंदर जो क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से ही अपना रहन सहन होता है, अपना खाना पीना भी वैसा ही होता है. यहाँ पे कुछ 2 स्टेट के बारे में भी बताया गया है, एक कश्मीर है और दूसरा है राजस्थान. तो आप देख सकते हैं, आपने कभी ना कभी फिल्मों में तो दोनों स्टेट देखी होगी, वहाँ के लोगों को भी रहन सहन दिखा ही होगा. तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि राजस्थानी जो लोग हैं वो ज़्यादातर कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करेंगे, वाइट कपड़े और थोड़ा सा डिज़ाइन वाला, तो वो बात अलग है, लेकिन कॉटन का कपड़ा ज़्यादा पहनते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत होता है. अब वही आप थोड़ा सा कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में जो है बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो उनको ऑब्वियसली गर्म कपड़े लगेंगे. तो उनका रहना सहना थोड़ा सा वहीं पे डिफरेंस आ गया. घर भी देखेंगे आप तो कश्मीरी घर जो होते हैं वो थोड़े से ऊपर से नुकीले होते हैं, ताकि अगर बर्फ गिरती है तो वो नीचे चली जाए तुरंत, वो घर के ऊपर बस ना जाए अपने. और वही बाकी जगह पे नॉर्मल से घर होंगे. तो इस तरीके से अपना रहन सहन बदलता है. खाने की भी चीज़ें बदलती है. देखिए अब अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो अपने यहाँ पे गेहूं की रोटी ज़्यादा खाते हैं. वही आप थोड़ा सा महाराष्ट्र के भंडारा साइड में अगर जाते हैं तो वहाँ के लोग जो है वो चावल ज़्यादा खाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ के उस रीजन में चावल ज़्यादा अवेलेबल होते हैं. और वैसे ही आप अगर थोड़ा सा इंडियन रीजन के बारे में बात करते हैं तो साउथ का जो रीजन है, साउथ में आपने देखा होगा कि इडली, डोसा
ये ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ के लोग वही ज़्यादा खाते हैं। चावल भी मच्छी के साथ खाते हैं। क्यों मच्छी के साथ खाते हैं? क्योंकि वहाँ पे मच्छियाँ अवेलेबल है। अपने महाराष्ट्र के विदर्भ की बात करेंगे या महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मच्छियाँ अवेलेबल तो है, लेकिन इतने खाने वाले इतने नहीं है। ऐसा कुछ बहुत कम देखने हमें आया कि भाई चावल के साथ कोई मच्छी खा रहा है। वो जो पैटर्न है वो साउथ का में ज़्यादा चलता है वो पैटर्न। तो ये सब रीजन की वजह से अपना अपना अलग फैक्टर्स, वो अपने अपने तरीके से लोग खाना खाते हैं या अपने अपने तरीके से रहते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि वहां पे वो चीज अवेलेबल होती है इजीली। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, सलाइनिटी ऑफ अ मरीन वाटर, फॉर्मेशन ऑफ अ ओशनिक करंट, water cycle, etc. are all the related to the various weather and climatic factors. Salinity of the marine water, अब देखिए जब धूप गिरती है तो समंदर का जो पानी होता है उसकी भाप बन के वो ऊपर जाता है, उसका फिर से वापस वो बादल ठंडे होके वो पानी बरसाएंगे। ओशनिक करंट्स जो है फॉर्मेशन उसका भी होता है। वाटर साइकिल जो अपनी चलती है वो भी आप शायद किसी अगले चैप्टर में मैं आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगा। आर ऑल, ये सब क्या है? ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स ही है सबके सब। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स बीइंग अबाउट द वेदरिंग ऑफ अ रॉक्स इन द अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ के क्रस्ट में, मतलब अर्थ के अंदर जो है वो बहुत सारे रॉक्स भी बन चुके हैं। वो किस वजह से बनते हैं? कि क्लाइमेट की वजह से ही बने हैं ये सब। फिफ्थ नंबर का पॉइंट देखते हैं। क्लाइमेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल। एनरिचमेंट ऑफ द सॉइल का मतलब होता है कि सॉइल की क्वालिटी। अब देखिए क्लाइमेट जिस तरीके का होगा उस तरीके की सॉइल की क्वालिटी आपको मिलेगी। जैसे कि अभी थोड़ा सा देखते हैं कि राजस्थान में क्या है, उस मट्टी का बहुत सारा पार्ट जो है वो रेत में कन्वर्ट होते जा रहा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बरसात बहुत कम होती है। वही जहाँ पे अच्छा रेनफॉल होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। तो सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो आपको थोड़ी सी कम होते होते जाएगी अगर पानी का बहाव कम है तो। अब ऐसे भी होता है कभी कभी कि अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है किसी खेत गांव में, और उस खेत में या स्पेसिफिक अगर खेत की बात करें, बहुत ज़्यादा किसी नदी का पानी घुस गया या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो ऊपर का जो 1-2 इंच का बहुत इम्पोर्टेंट अपने लिए जो होता है सॉइल, वही अगर बह गया उसके अंदर तो वो सॉइल की क्वालिटी भी उसमें खराब हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती है क्लाइमेट और वेदर की। छह नंबर का पॉइंट है, माइक्रोब्स इन द सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल। दिस प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब क्या होता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वो भी जो फॉर्म होता है वो किसके बेसिस पे होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही भरोसे होता है। माइक्रोब्स का मतलब क्या होता है? कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में होते हैं, तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि माइक्रोब्स मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इस बार को आपने ध्यान में रखना है। Thus it is very clear that the study of the meteorology is a very important from the viewpoint of the human life. आगे देखते हैं। While asserting the climate of the particular region, a review of earlier studies of a various aspects of a climate is a very important. Most countries in the world have established the meteorology department for making and recording such observations. Meteorology department क्या होता है? हवामान खाते बोलते हैं उसको, ठीक है। हवामान खाता हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं और हवामान खाते उसको बोलते हैं मराठी में। तो ये लोग क्या करते हैं? स्टैटिस्टिकल डेटा पे काम करते और आपको फोरकास्ट बताते कि कब बारिश हो सकती है, कब तूफान आ सकता है, कब धूप पड़ सकती है, ये सभी चीजें बताना इनका काम होता है। दिस डिपार्टमेंट्स हैव ऑब्जर्वेटरीज विच आर इक्विप्ड विद द मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी। इनके पास में मॉडर्न इक्विपमेंट्स भी होते हैं, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल ये लोग करते हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स के भी ये लोग डेटा लेते हैं। इफ प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस
are analyzed with the reference to the past climatic conditions, we can predict climatic changes of the future. अब इनका ये कहना है कि अगर हम लोग पिछले कुछ सालों का डेटा अगर देख लेते हैं तो आने वाले सालों का भी हमें थोड़ा सा पता रहेगा. However, as the climate is the net result of the complex mixture of the various atmospheric factors, forecasting is a very complicated and difficult. इनका ये भी कहना है कि क्लाइमेट जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली ये एक रिजल्ट होता है किस बात का, तो बहुत सारा जो मिक्सचर होता है बहुत सारे फैक्टर्स का. कौन से फैक्टर्स, तो एनवायरनमेंट, फिर एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, धूप होती है, बादल होते हैं, ठंडी हवाएं होती है, गर्म हवाएं होती है, बरसात का पानी होता है. इन सभी फैक्टर्स का मिलावट करके एक वो जो बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं. और ये सब उसके फैक्टर्स होते हैं और ये तो कुछ स्टेबल होते नहीं है, कभी भी बरसात आती है, कभी भी धूप गिरती है, तो ये चेंजेस होते रहते हैं. इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है एग्जैक्ट फोरकास्ट करना. ये बेटा आप तो थोड़ा सा समझ के चलो. हाउएवर, देखिए ऊपर का फोरकास्टिंग इज अ वेरी इजी फॉर द प्लेसेस वेयर द क्लाइमेटिक चेंजेस आर स्लो एंड ऑफ अ लिमिटेड नेचर. ऐसी जगह जहाँ पे नेचर ज़्यादा चेंज नहीं होता है और वहाँ का क्लाइमेट ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर में भी ज़्यादा फर्क नहीं आता है, तो ऐसी जगह का फोरकास्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है. जैसे कि कश्मीर की अगर बात करेंगे तो कश्मीर में भाई 45 डिग्री का भी टेम्परेचर हो सकता है, ये तो होता ही नहीं है. कश्मीर का टेम्परेचर जाता जाता तो माइनस में जाता थोड़ा सा, और मैक्सिमम रहता वहाँ पे 60-70 डिग्री सेल्सियस तक. ठीक है, उससे तो ज़्यादा बढ़ना है नहीं वहाँ पे. अब कम भी रहेगा तो थोड़ा सा माइनस में रहेगा. ओके, तो ऐसा मतलब कहीं ना कहीं वो एक स्पेसिफिक हो गया कि यहाँ पे ठंड ही रहेगी, गर्मी तो होने वाली नहीं है वहाँ के लोगों को, तो एक फोरकास्ट करना वहाँ का आसान हो जाता है. हाउएवर, वेयर क्लाइमेटिक चेंजेस आर कॉम्प्लेक्स, interdependent and a rapid making forecast is a very difficult. जहाँ पर क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं उस जगह पे फोरकास्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. क्यों डिफिकल्ट होता है बेटा, क्योंकि फैक्टर्स बहुत है ना. अब देखिए एक इसका थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं. अगर मान के चलिए कि महाराष्ट्र में कोई तूफान आने वाला है, ऐसा हमें फोरकास्ट में बताया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो तूफान आ ही जाए. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है अभी बीच में. अब हो सकता है कि वो तूफान आज की तारीख में अफगानिस्तान के आसपास हो, ओके, और वहाँ से वो आ रहा हो धीरे धीरे, और आते आते अब डायरेक्शन जो है उसका वो चेंज भी हो सकता है. अब कैसे चेंज हो सकता है, तो देखिए हो सकता है कि उसकी स्पीड अचानक से कम हो जाए, हो सकता है कि वो महाराष्ट्र पे ना आके कहीं और डाइवर्ट हो जाए और पाकिस्तान में चला जाए. ओके, ये भी हो सकता है कि समंदर में और बहुत ज़्यादा कुछ और बदलाव हो, गर्म हवाएं वगैरह चले और वो डिस्टर्ब हो जाए और पूरा ख़त्म हो जाए. तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स वहाँ पे लग जाते हैं. आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 98 पे आते हैं. अब देखते हैं डिटेल में मेट्रोलॉजी. मैंने आपसे कहा था कि इसके बारे में हम डिटेल में हमें आगे पढ़ना ही है. द साइंस दैट स्टडीज द इंटररिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एयर, नेचुरल साइकिल्स, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड द क्लाइमेट इज कॉल्ड द मेट्रोलॉजी. तो ऐसी जगह जहाँ पे हवा का, नेचुरल साइकिल्स का, जियोलॉजिकल मूवमेंट्स का, सभी जगह सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, उसी डिपार्टमेंट को हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं. मेट्रोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ अ स्टॉर्म, क्लाउड्स, रेनफॉल, थंडर, लाइटनिंग एक्सेट्रा. इन सभी की स्टडी इसके अंदर की जाती है. डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर्स वेदर फोरकास्ट आर मेड. दे are useful to common people, farmers, fisheries, aviation services, water transport and various other organizations. तो इन सभी चीज़ों की जब स्टडी करते हैं तो उसके बाद में ये जो डेटा होता है ये
डिपार्टमेंट के जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल को दे देती है इन्फॉर्मेशन, और न्यूज़ चैनल के थ्रू इन सभी लोगों को ये डेटा पहुंचाया जाता है। अब देखिए ये जो डेटा है ये इन सब लोगों को किस तरीके से काम में आ सकता है, तो आप ये शॉर्ट में समझ लीजिए कि फार्मर्स को अगर बोल दिया जाए कि देखिए अगले 3-4 दिन जो है वो बढ़िया, अभी पानी बरसात का सीजन चालू होने वाला है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, बुआई के लिए तैयार हो सकते हैं। फिशरीज के बारे में अगर बात की जाए तो फिशरीज वालों को अगर कह दिया जाए कि भैया देखिए तूफान आ सकता है, आप जो है अपनी जिंदगी खतरे में मत डालिए और समंदर में मत जाइए, तो कोई भी नहीं जाएगा वहां पे 2-3 दिन के लिए जब तक वो तूफान खत्म ना हो जाए। एविएशन सर्विसेज में भी बहुत ही काम में आता है, क्योंकि फ्लाइट अगर कोई उड़ान भरने वाली हो और अगर पता चलता है कि बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला है या कोई बरसात बहुत ज़्यादा हेवी हो सकती है, तो ऐसे में एविएशन सर्विस को भी पता होना चाहिए। वो लोग ऐसे वक्त में फ़्लाइट को कैंसिल करवा देते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट और वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता है इन सभी चीज़ों को। अब आगे देखते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क। द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस वॉज इस्टेब्लिश बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑन 23 मार्च 1950। तो देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस ये इस्टेब्लिश हुआ था 23 मार्च को 1950 में, और ये ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए करता है, देखिए फूड सिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्क करता है। अब आईटीसी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट करनी है, तो ये यहाँ पे 3-4 चीज़ें यहाँ पे दी गई। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ये पता कीजिए आप। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इसे भी पता कीजिए। और ये जो तीसरा नंबर का है नेशनल ओशनग्राफिक है ना, एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको पता करना है। जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत सारा नॉलेज यहाँ पे जाने के बाद में आपको और मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अब ये तो हो गई ऊपर की जो हमने बातें की वो वर्ल्ड के बारे में हो गई, और हर एक देश में अपने अपने उन्होंने ऑफिसेस खोल के रखे हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में जानना है हमें अपने कंट्री के बारे में, इंडिया के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वॉज फाउंडेड बाय द ब्रिटिश इन 1875 एट शिमला। देखिए इसका जो पहला ऑफिस चालू हुआ था वो हुआ था शिमला में 1875 में। इट्स हेड ऑफिस is at Pune and its regional offices are at the मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली। तो देखिए इसका जो हेड ऑफिस है वो पुणे में है, और इसके जो रीजनल ऑफिसेस है वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर और दिल्ली में है। मैप्स आर प्रिपेयर्ड एवरी डे विच इंडिकेट द डेली प्रेडिक्शंस अबाउट द वेदर। सच मैप्स आर प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश ट्वाइस इन एवरी 24 आवर्स। तो हर 24 घंटे बाद में 2 मैप्स बनते हैं 24 घंटे में, और उसे मतलब पब्लिश किया जाता है न्यूज़ चैनल पे वगैरह, ताकि लोग अवेयर हो सके कि किस तरीके का मौसम अभी बनने वाला है। इन दिस इंस्टीट्यूट रिसर्च गोज ऑन द कंटिन्यूसली ऑन अ वेरियस एस्पेक्ट लाइक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर अ क्लाइमेटिक रीडिंग, प्रेडिक्शंस अबाउट द क्लाइमेट मेड यूजिंग द रडार, प्रेडिक्शंस अबाउट द क्लाइमेट रिलेटेड टू द सिस्मोलॉजी, predictions regarding the rainfall by the satellites are पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज़ों के लिए के बारे में पता करने के लिए ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत काम में आता है, और इसमें सैटेलाइट्स का भी हम लोग बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चों को यहाँ पे सिस्मोलॉजी ये वर्ड समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए सिस्मोलॉजी का मीनिंग होता है कि जमीन के अंदर जो चीज़ें होती है उसके बारे में पता करना सिंपली, तो उसका जो स्टडी होता है उसी को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। The India Meteorological Department provides the important information regarding the weather and climatic conditions to other departments like aviation, shipping, agriculture, irrigation, marine, oil, exploration and production etc. तो इन सब डिपार्टमेंट्स को ये लोग इंफॉर्मेशन भेजते हैं। और मरीन ऑयल एक्सप्लोरेशन ये क्या होता है कि समंदर में से जो क्रूड ऑयल हम लोग निकालते हैं उसी के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे।
आगे देखते हैं प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग द क्लाइमेटिक्स लाइक डस्ट स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म्स, हेवी रेनफॉल, hot and cold waves, tsunami, etc. are communicated with various departments, all types of mass communication media and all citizens. For this purpose, India has launched several satellites equipped with the high-class technology. Observatories at several locations are doing excellent work in the analysis of the इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम दिस सैटेलाइट। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स इंडिया में भी छोड़े हैं ताकि हमारे देश का जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर नज़र रख सके। ओके, कंट्रोल तो नहीं कर सकते उसको, लेकिन नज़र रखने के लिए ऐसे सैटेलाइट्स ऊपर भेजे हुए हैं और बहुत सारी इसमें से नई नई चीज़ें पता हमें चलती रहती हैं। आगे देखते हैं मानसून मॉडल है ना, क्लाइमेट प्रेडिक्शन। अब मानसून मॉडल क्या होता है, चलो देखते हैं, इसके बारे में भी डिटेल ले लेते हैं। द ट्रेडिशन ऑफ द फोरकास्टिंग द मानसून सीजन इन इंडिया इज ओल्डर देन 100 ईयर्स। तो 100 साल पहले से ये फोरकास्टिंग चल रहा है भैया। अब फोरकास्टिंग में कर क्या रहे हैं कि मानसून सीजन कब आता है और ये क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें पौधे जो लगाने हैं यार, खाने पीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, हम लोग मैक्सिमम जो है वो बरसात के ही सीजन में लगाते हैं खेतों में। आफ्टर द फेमिन ऑफ 1877, H.F. Blandford, the founder of the IMD, had made such a prediction for the first time, taking the snowfall in the Himalayas as a parameter for this prediction. तो जब वो थे वहाँ पर 1877 में, तो उन्होंने स्नोफॉल का ऑब्जर्वेशन किया। इन द डिकेड ऑफ द 1930, द देन डायरेक्टर ऑफ द IMD सर Gilbert Walker has underlined the relationship between the various worldwide climatic factors and the Indian monsoon, and based on the available observations and previous recordings related to the relationship, he put forth a hypothesis regarding the nature of the monsoon. इसका मतलब क्या है कि इन्होंने उस वक्त बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस किए और एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की, एक पैटर्न पे उन्होंने ध्यान दिया कि किस तरीके से इंडिया का जो रीजन है, इंडिया जो कंट्री है, उसका मानसून सीजन कब होता है, अदर कंट्रीज का मानसून सीजन कब होते हैं, ये सभी उन्होंने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किए हैं। यहाँ पे एक वर्ड है जो आपको शायद नया होगा आपके लिए, तो चलिए इसको भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। इस वर्ड को कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ पे जब आप रिसर्च करते हैं और वो रिसर्च करते वक्त आपके सामने अगर बहुत सारे पैरामीटर्स खड़े हो गए, ओके, तो वो पैरामीटर्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस देगा। वो ऑप्शंस अब उसमें से कुछ तो भी एक हो सकता है, मतलब एजम्पशन आप कर रहे हो, तो उसी एजम्पशन को रिसर्च की फील्ड में हाइपोथेसिस ऐसा कहते हैं। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि प्रेडिक्ट किसे कहते हैं, फोरकास्ट किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं और एनालिसिस किसे कहते हैं। ये चारों वर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं बहुत सारे बच्चों को, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ। प्रेडिक्ट करना मतलब अंदाज बांधना। अगर कोई भी इंसान अपने मन से कुछ बोल देता है तो वो हो गया प्रेडिक्ट करना। अगर कोई इंसान स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर कुछ बोल रहा है तो उसे कहेंगे हम फोरकास्ट करना। अगर कोई इंसान रिसर्च कर रहा है और वो रिसर्च करते वक्त उसके सामने बहुत सारे पैरामीटर्स आ गए तो उससे हम कहेंगे कि हाइपोथेसिस कर रहा है वो, ओके। और एनालिसिस करना किसे कहते हैं कि किसी चीज़ को बिल्कुल निगरानी से देखना और उसमें से कुछ समझने की कोशिश करना, तो उसे कहेंगे हम एनालिसिस। तो ये हो गए चारों वर्ड्स के डिटेल मीनिंग। आगे देखते हैं। विद द इनिशिएटिव ऑफ द डॉक्टर वसंतराव गोवरीकर इन द डिकेड ऑफ द 1990s, अ मानसून मॉडल बेस्ड अपॉन द 16 वर्ल्ड वाइड कैलमिटीज पैरामीटर was developed. This model was in use from the 1990 to 2002. तो देखिए इन्होंने डॉक्टर वसंतराव गोवरीकर ने सन 1990 में एक मानसून मॉडल बनाया था और वो काफ़ी वर्ल्ड वाइड हो गया, वो पैरामीटर्स फेमस भी हो गया काफ़ी, और ये जो मॉडल है वो 2002 तक इस्तेमाल में भी लाया गया। आगे देखते हैं पेज नंबर
99 पे। मैथमेटिकल मॉडल के बारे में देखते हैं। Forecasts are made with the help of the mathematical form model, which take into the account estimates of a current weather related event and ongoing physical interactions between them. Data about the current climatic parameters is a mathematically analysis with the help of the परम supercomputer। देखिए मैथमेटिकल मॉडल्स लगाए जाते हैं। ओके, मैथमेटिकल मॉडल का मतलब क्या होता है कि कुछ उनको फॉर्मूलेज लगाए जाएंगे कि कितना बारिश हो सकता है, फिर इतने ये साल इतना आया था, फिर दूसरे साल इसके, जैसे कि अगर सन 1999 में अगर इतना आया था, फिर उसके 10 साल बाद इतना आया, तो शायद उससे 10 साल बाद इतना होना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मूले लगा लगा के ये सब हिसाब किताब करते हैं, और इसमें इनकी हेल्प करता है परम कंप्यूटर। परम कंप्यूटर क्या होता है? तो परम कंप्यूटर एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जिसके अंदर उसका जो कैलकुलेशन पावर होता है वो बहुत फास्ट होता है। काफ़ी सारे ट्रिलियन कैलकुलेशंस वो एक सेकेंड में ही कर देता है। वेरियस मैथमेटिकल मॉडल बेस्ड अपॉन द डेली जियोग्राफिक इवेंट्स आर डेवलप्ड बाय द सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल है उसके बेसिस पे जियोग्राफिकल कंडीशंस या इवेंट जो होते हैं वो सुपर कंप्यूटर्स के द्वारा फटाफट एनालाइज किया जाता है कि किस तरीके का माहौल फ्यूचर में हो सकता है। आगे देखते हैं होलिस्टिक मॉडल। अब देखिए ये अलग अलग मॉडल है। ओके, हमने देखा मैथमेटिकल मॉडल, अब देखते हैं होलिस्टिक मॉडल, और उसके बाद में है स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो देखिए होलिस्टिक मॉडल के बारे में बात करते हैं। इन दिस मॉडल प्रेडिक्शंस आर बेस्ड अपॉन दोज पैरामीटर्स यूज इन द अदर मॉडल विच हैव द ग्रेटेस्ट इफेक्ट्स ऑन द मानसून। नाउअडेज प्रेडिक्शंस डिक्लेयर बाय द IMD आर द कलेक्टिव आउटकम ऑफ अ वेरियस मॉडल। दिस इज कॉल्ड द होलिस्टिक मॉडल। तो जस्ट एक थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बेसिस पे उन्होंने प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया, तो उसी को हम लोग होलिस्टिक मॉडल कहेंगे। आगे देखते हैं स्टैटिस्टिकल मॉडल। In this model, current climatic observation in a region are compared with the earlier parameters such as the oceanic temperature, atmospheric pressure, and the nature of the monsoon rainfall of the several year. This data is comparatively analyzed by the statistical method and a prediction are made about the monsoon in the present conditions। मतलब ओशन का टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, नेचर में मानसून का रेनफॉल कैसा है या किस तरीके से हो रहा है, इन सभी डेटा को एनालिसिस करने के बाद अगर वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे स्टैटिस्टिकल मॉडल। क्योंकि उन्होंने क्या किया है, पिछला कुछ डेटा या करंट जो डेटा है उनके पास में, वो डेटा एनालिसिस करने के बाद उन्होंने आपको वो लोग बता रहे, तो उससे क्यों हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल मॉडल। तो देखिए अब तक हम यहाँ पे 3 मॉडल सीख चुके हैं। पहला है मैथमेटिकल मॉडल, दूसरा है होलिस्टिक मॉडल, और तीसरा है स्टैटिस्टिकल मॉडल। आगे देखते हैं। प्रेजेंटली new model are being developed at the IITM. Work is in a progress at 2 levels, namely designing a new models and developing a new technology. The main focus is on the development of the radar system and a satellite technology। तो देखिए अभी आज की तारीख में जो है अपने पास में टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुकी है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 मॉडल्स ये लोग ला रहे हैं। एक बेस्ड रहेगा रडार सिस्टम पे और दूसरा बेस्ड रहेगा सैटेलाइट की टेक्नोलॉजी पे, और इनसे भी काफ़ी सारी हमें हेल्प मिलने वाली है एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर एनी मेट्रोलॉजिकल मॉडल डिपेंड्स अपॉन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर्स used in that model and the result expected from it. However, as this interrelationship with the reference to the ocean and atmosphere are never constant, meteorological model need to be changed continually। अब देखिए जो अपना मॉडल रहता है कोई भी, तो उसके अंदर जो एनवायरनमेंट, अगर हम लोग उसके अंदर एनवायरनमेंट के फैक्टर्स अगर प्लेस कर भी देते हैं, तो एनवायरनमेंट तो एक जैसा होने वाला है नहीं कभी भी, वो तो बदलते ही रहता है। तो उसके हिसाब से हमें कभी कभी मॉडल्स को भी चेंज करना रहता है, या इन्फॉर्मेशन जो है वो नई नई उसके अंदर डालनी ही पड़ती है, तब जाके आपको एक्यूरेसी मिलती जाएगी। आगे देखते हैं
नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नीड ऑफ द आवर। अब देखिए ये एक थोड़ा सा यहाँ से आपका चैप्टर का जो पार्ट है वो थोड़ा सा बदल जाता है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है और आज की तारीख में वो जानने की ज़रूरत क्या है। इस स्टेटमेंट का वही मीनिंग है कि आज की तारीख में उसे जानने की ज़रूरत क्या है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ मीन बाय द पोल्यूशन। अब देखिए पोल्यूशन क्या चीज़ है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए अनवांटेड हो वो क्या है, पोल्यूशन ही है। और ख़ास करके उसे पोल्यूशन कहा जाता है जो आपके लिए अनवांटेड तो है ही, साथ ही साथ वो आपके लिए धोखादायक भी हो सकती है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इन विच डिफरेंट वेज डू आवर सराउंडिंग्स गेट पोल्यूटेड। तो कौन से डिफरेंट वेज है कि जिसकी वजह से हमारा जो सराउंडिंग है वो पोल्यूटेड होता है। तो देखिए बहुत सारे हैं यार, एयर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, तो ये सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब आगे देखते हैं ट्राई दिस में आप ये बाजू वाली डायग्राम भी देख लीजिए, इसमें काफ़ी कुछ दिया गया है। चलो पढ़ते हैं इसको। ऑब्जर्व द गार्बेज कलेक्टेड इन द डस्टबिन ऑफ योर क्लासरूम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स इन इट। डिस्कस विथ योर टीचर हाउ दिस मटेरियल कैन प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ। अब आपके स्कूल के जो आपने कचरा पट्टी देखा होगा, बहुत सारे बच्चे कागज फेंक देते हैं, चॉक्स फेंक देते हैं, इधर उधर कचरा भी कर देते हैं बहुत सारा। तो इन सब कचरों का आप किस तरीके से उसका मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये आपको टीचर के साथ में डिस्कस करना है। कैन वी डू दिस द सेम विद द गार्बेज जनरेटेड इन अवर हाउस, थिंक अबाउट इट। तो आपके घर में भी जो कचरा निकल रहा है उसके बारे में भी आपको सोचने के लिए कहा गया है कि वो कहाँ जाता है और अगर वो जनरेट हो रहा है तो उसका क्या करना क्या है उसका आखिर, ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर के बाहर आके कचरा फेंक देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखते हैं उसके ऊपर सॉल्यूशंस क्या क्या निकलते हैं आगे। तो चलिए बाजू वाला डायग्राम थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो ग्रीन कलर का आपको सिंबल मिल रहा है यहाँ पर, ये वाला ट्रायंगल टाइप, तो ये ट्रायंगल शो करता है कि ये रीयूजेबल चीजें है। अब देखिए आपने अगर कभी बिस्लेरी का पानी पिया होगा तो बिस्लेरी के ढक्कन के अंदर की साइड में या ऊपर की साइड में आपको ये ट्रायंगल जरूर मिलेगा। अब ये ट्रायंगल जिस चीज पे होता है उसका मतलब ये होता है कि ये जो चीज है ये इसको रीयूज किया जा सकता है, मतलब फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है कि आप वो मट्टी में गिरने के बाद में खराब हो गया, लेकिन फिर भी उसको आप वो प्लास्टिक गला के उसको फिर से पिघला के नए प्रोडक्ट्स आप उससे बना सकते हो। लेकिन हर प्लास्टिक से ऐसा नहीं होता। अब कुछ कुछ जो प्लास्टिक होता है वो ऐसा होता है कि भाई एक बार बन गया तो बन गया, वो आप उसका फिर आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, फिर वो आपके लिए बहुत बड़ा कचरा ही बन जाता है सिर्फ। अब देखिए कचरे के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो पहला ये वाला कचरा आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कागज का टुकड़ा है जिसको बस अपन ऐसे ही फेंक देते हैं। उसके बाद में ये प्लास्टिक के बॉटल्स आपने देखी होगी, कोका कोला या कोई सोडा आप परचेस करते हो या पानी भी पीने का बॉटल होता है, तो ये सभी वही बॉटल्स हैं। ये है आपके फेवरेट थम्स अप और कोका कोला के टीन्स, और ये जो बॉटल है ये शराब की बॉटल हो सकती है या किसी और चीज़ की भी बॉटल हो सकती है। तो कांच की बॉटल है, बस इतना तो जान लेंगे अपन। तो देखिए कचरे में क्या क्या आता है। ओके, कचरे में क्या क्या हो सकता है, कांच हो सकता है, टीन हो सकता है। टीन मतलब देखिए इसमें ये मेटल है, एल्यूमिनियम का होता है। उसके बाद में प्लास्टिक भी होता है और कागज के टुकड़े भी हो सकते हैं, और भी कुछ कचरा हो सकता है जैसे कि झाड़ के पत्ते, लकड़ी के टुकड़े, ये भी कचरा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व एंड डिस्कस। अब ऑब्जर्व एंड डिस्कस में मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। आप इन दो फोटोज को देख रहे होंगे, एक ही लोकेशन है, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि वहां पे बहुत ज्यादा कचरा पड़ गया हुआ है, और एक टाइम ऐसा है कि जहां आपका कचरा उठाया गया है और वो उसको साफ सुथरा रखा गया है। तो देखिए यार,
आपको कौन सा जगह अच्छा लग रहा होगा, तो ऑब्वियसली आपको ये वाला बी नंबर का पिक्चर का सीन ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वहाँ पे क्लीनलीनेस है। तो चलिए इस चीज़ को अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया है यहाँ पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन वो पूछा गया आपसे कि क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट शुड बी वी डू परमानेंटली मेंटेन टू द कंडीशन सीन इन द पिक्चर बी। तो ऑब्वियसली आपको अगर उसको उस तरीके से मेंटेन करना है जो पिक्चर बी में दिया गया है, तो आपको वो साफ सुथरा रखना पड़ेगा और आपको कहीं पे भी कचरा फेंकना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेनी वेस्ट मटेरियल्स आर जनरेटेड through the various daily human activities. This is called solid waste. If these waste material are properly disposed of, they can be a valuable source of energy. मतलब हम लोग बहुत सारी जो एक्टिविटीज करते हैं दिन में, उसमें जो हमें कचरा तैयार हो जाता है, तो वो कचरा अगर हम प्रॉपर डिस्पोज करें तो उसमें से भी हम लोग वैल्यूएबल एनर्जी का सोर्स निकाल सकते हैं। Currently, solid waste is a serious worldwide problem as it is causes both water and soil pollution. तो देखिए ये जो कचरा तैयार होने की जो बात है, ये सिर्फ हमारे इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है या तुम्हारे और मेरे घर का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी घर है वहाँ पे सभी चीज़ें जा रही है। अब कोई भी कोई चीज़ खरीदता है, मान के चलो आपने चॉकलेट खरीद लिया, अब चॉकलेट खरीदेंगे, चॉकलेट तो खा लेंगे लेकिन उसका जो रैपर है वो आप क्या करते हो, फेंक देते हो। तो ऐसे करोड़ों चॉकलेट रोज के लोग खा रहे हैं, वो इतना सारा कचरा जमा हो रहा है। तो ये एक क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड वेस्ट is also the serious problem from the point of view of the economic growth, environmental degradation and health. तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये जो पोल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। देखिए सॉइल और पानी खराब हो रहा है। देखिए मट्टी और पानी का जो क्वालिटी है वो इसकी वजह से खराब हो रहा है और उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में भी प्रॉब्लम आ रहा है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब एनवायरमेंट का जो फ्रेशनेस होता है, जो क्लीनलीनेस होता है, वो अब पहले जैसा नहीं रह रहा है। ठीक है, आप अगर कहीं पे जाते हो, सिटी में घूमते हो, तो आपको महसूस होता है कि यार हवा ना अब उतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं रही। वही अगर आप गाँव में जाएंगे किसी, तो आपको बढ़िया फ्रेश हवा मिलेगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि पोल्यूशन है ना, एयर पोल्यूशन है, कहीं पे वाटर पोल्यूशन है, कहीं गंदा पानी है तो आप पीने लायक नहीं है। 15-20 साल पहले सीन कुछ ऐसा होता था कि लोग अगर कहीं बाहर जाते थे, नदी मिलती थी रास्ते में, तो बढ़िया खुशी होती थी उनको कि वो बढ़िया फ्रेश पानी से मुंह धोते थे, हाथ पैर धोते थे, पानी पी भी लेते थे, क्योंकि उनको वो कॉन्फिडेंस था उनमें कि भाई ये पानी अच्छा है। लेकिन आज अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हमें बिस्लेरी की बोतल खरीदनी पड़ती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि कौन से नदी में कौन से किसी फैक्ट्री वाले ने कोई केमिकल मिला दिया होगा, तो क्या पता किसी का आउटलेट उसमें डाल देते हैं। तो पानी कहीं पर का भी पीना अब सेफ नहीं रहा पहले जैसा। आगे बढ़ते हैं। इट इज पोज अ सीरियस थ्रेट्स टू द नेचर एंड अ ह्यूमन हैबिटेट बिकॉज ऑफ द एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन इट कॉजेस। तो ऑब्वियसली ये सभी जो है हैबिट हमें कहीं ना कहीं रोकनी है, जिसकी वजह से हवा, पानी और मट्टी खराब होती जा रही है। आगे देखते हैं। डू यू नो गार्बेज प्रोडक्शन पर डे। अब देखते हैं कि गार्बेज का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। अब गार्बेज कहेंगे किस चीज़ को, पहले तो ये देखते हैं। गार्बेज देखिए, आप सामान लाते हो घर पे, अब कोई भी चीज़ लेके आओ, चाय लेके आओ, चाय पत्ती लेके आओ, शक्कर लाओ, या कुछ आप साइकिल भी परचेस कर लोगे आपके लिए, तो वो कोई भी जो प्रोडक्ट होता है ना, वो पैकिंग के साथ में आता है। अब चीज़ तो आप इस्तेमाल कर लेते हो, लेकिन पैकिंग आप वो फेंकना ही पड़ता है। अब वो पैकिंग कोई हम लोग गार्बेज बोल सकते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। आपके घर में जो आप सब्जी लाते हो, वो सब्जी का भी कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है, तो वो सभी क्या हो गया, गार्बेज हो गया। तो चलिए जानते हैं इसका कितना ज़्यादा वो गार्बेज हमारे इंडिया में कौन से शहर में कितना कितना जनरेट होता है। सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन द मेन मेट्रो सिटीज ऑफ द स्टेट इज अप्रोक्सीमेटली एज फॉलोज। तो मुंबई शहर में मिलता है हमें 5000 टन। अब देखिए बेटा, ये 5000 टन जो कचरा निकल रहा है,
ये 5,000 टन कचरा पर डे निकल रहा है। देखिए यहाँ पे पर डे का हिसाब दिया है। पुणे के भी देखिए, पुणे का 1700 टन निकल रहा है और नागपुर का जो है ये 900 टन निकल रहा है। हमारे महाराष्ट्र के 3 मेजर सिटीज यहाँ पे दिए हुए हैं। 5,000 टन, 1700 टन और 900 टन, इतना तो 3 सिटी में मिल रहा है अपने को सिर्फ। आगे बढ़ते हैं। ऑन 26 जुलाई 2005 a serious flood calamity has been arisen in Mumbai. Improper solid waste management was one of the main reason behind the calamity. Thus we see that the accumulation of the solid waste can be lead to various calamities. मतलब एक फ्लड आया था। फ्लड का मतलब होता है पूरा गंदा पानी, मट्टी उसके अंदर, ठीक है, ये सब पूरा मुंबई में फैल गया था। कैसे फैल गया था? बारिश का पानी है तो वो जो ड्रेनेज सिस्टम होती है वो पूरी की पूरी फ्लॉप हो गई थी, उस वक्त बंद पड़ गई थी, चौकअप हो गई थी। कैसे चौकअप हो गई थी? क्योंकि लोगों ने कहीं पर भी कचरा डाल दिया था, फिर वो प्लास्टिक की पन्नियाँ होती है वो फंस जाती है नालियों में या कहीं ड्रेनेज की सिस्टम, ड्रेनेज में, तो पानी पास ही नहीं होता है और ऐसे में पूरा पानी रास्तों के ऊपर जमा हो जाता है। फिर वही पानी घरों में घुस जाता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ऐसों में। तो कभी भी कोई भी प्लास्टिक की जो पन्नी होती है या पॉलीथीन होती है या बॉटल्स होती है, कहीं पे भी आपको रास्ते में या कहीं पे भी नहीं डालनी है। हमेशा याद रखना है कि उसको कचरे के डिब्बे में ही डालना है, क्योंकि वो कचरे का डिब्बा उठाने के लिए कोई ना कोई ट्रक वहाँ पे आता ही है कभी ना कभी। ये आपने हमेशा ध्यान में रखना बेटा। तो चलिए ऑब्जर्वेशन में भी थोड़ी सी नज़र डाल देते हैं। मेक अ सर्वे ऑफ द बिल्डिंग और एरिया वेयर यू लिव, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का एक छोटा सा सर्वे आपको करना है। क्या करना है उसके अंदर? कैटेगरीज कीजिए, गार्बेज किस टाइप के है, कुछ डिग्रेडेबल है, कुछ नॉन डिग्रेडेबल है। जैसे अगर कागज का टुकड़ा है तो कागज अगर फेंक देंगे तो शायद वो कुछ दिनों के बाद में मट्टी में मिक्स हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का बॉटल अगर डाल देंगे तो वो तो मट्टी में मिक्स होने वाला है नहीं, तो उसको बोलेंगे नॉन डिग्रेडेबल। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड इन अ वीक। तो अगर आप जिस बिल्डिंग का सर्वे कर रहे हो, आपको ये देखना है कि कितना निकलता है कचरा उसमें से, और उसका जो आपको इस बात की भी लिस्ट बनानी है कि कौन से फैक्टर्स है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं यार। जो फैक्ट्री वाला बना रहा है कोई प्रोडक्ट, वो पैकिंग क्यों ऐसा लगा रहा है कि वो नॉन डिग्रेडेबल हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है ना। तो आपको सोचना है कि कितना कुछ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम। कैन यू टेल व्हाट इज मीन बाय द सॉलिड वेस्ट। अब सॉलिड वेस्ट किसे कहेंगे यार? मैंने अभी कहा आपसे कि आप जो भी खरीदारी कर रहे हो, वो जो पैकिंग में चीज़ आती है तो ऑब्वियसली वो पैकिंग आपके कुछ काम का नहीं रहता, और वो प्रोडक्ट खोलने के तुरंत बाद आप वो पैकिंग का काम खत्म हो जाता है, तो वो आपके लिए सॉलिड वेस्ट बन गया। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स इंक्लूडेड इन द सॉलिड वेस्ट। तो कौन सी चीज़ें हैं? प्लास्टिक है, पुट्ठा है ना, और कांच की बोतल भी हो सकती है। तो ये सभी चीज़ें जो है ये हाँ, मेटल की भी चीज़ें हो सकती है। जैसे कि अगर आप कोई मॉर्टिन का वो मच्छर मारने का स्प्रे लेके आएंगे, या आप जो बॉडी पे स्प्रे लगाते हो, डीओ वगैरह लगाते हो, तो वो बॉटल जो है, कैन जो है, वो मेटल का होता है। अब वो मेटल का भी पार्ट उसमें आ गया। तो ये सभी चीज़ें क्या है? सॉलिड वेस्ट है, क्योंकि परफ्यूम खत्म होने के बाद में आप तो उसको फेंक ही दोगे। तो चलिए आगे देखते हैं। वी मेक यूज ऑफ मेनी मटेरियल एंड आर्टिकल्स इन आवर डेली लाइफ। दे आर डिफरेंट काइंड, some of them are reusable but others have to be discarded. However, if they are not properly disposed of, it affects the environmental adversely. मतलब अगर उन चीज़ों को आप सही तरीके से उसका मतलब डिस्कार्ड नहीं करेंगे तो आपको ऑब्वियसली एनवायरनमेंट को एडवर्स प्रॉब्लम उससे हो जाएंगे।